बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज विश्व सिकल सेल दिवस अर्थात वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जा रहा है 19 जून के दिन। और इसको संयुक्त राष्ट्र नेशनल यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे मनाया जाता है। और इसमें जो ये सिकल सेल की बीमारी है उसके बारे में जागरूकता फैलाना और उसके बारे में उपचार, निदान और उसके परिवार और जो प्रभावित व्यक्ति है उस व्यक्ति के साथ किस तरह से मेल जोल व्यवहार करना, इन सब के बारे में मतलब सिकल सेल डे दिवस मनाया जाता है। और जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि हमारे साथ डॉक्टर रानू वर्मा जुड़े हुए हैं, डॉक्टर चंद्र मालविया जी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अभय जौहरी भी जुड़े हुए हैं। वह सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में निष्णात हैं। साथ ही हमारे साथ एडवोकेट आराधना भार्गव जी जुड़ी हुई हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है किसान संघर्ष समिति की। तो मेरे साथ पैनल में जुड़े हुए सभी पैनलिस्ट साथियों का मैं स्वागत करती हूँ और मेरे श्रोताओं का और दर्शक मित्रों का भी मैं स्वागत करती हूँ। तो अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए विश्व सिकल सेल दिवस के बारे में मैं सबसे पहले डॉक्टर रानू वर्मा जी से ही की टिप्पणी ले लेना चाहती हूँ। और हमारे पास आधे घंटे का समय है तो सभी मतलब पैनलिस्ट साथी अपना समय संभाल के शॉर्ट में पहले टिप्पणी दीजिएगा और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे। जी डॉक्टर रानू वर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस विश्व दिवस के बारे में? सिकल सेल बीमारी के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आनुवांशिक बीमारी है और इसका जो मुख्य जो पॉपुलेशन है वो जो ट्राइब्स हैं, हमारे आदिवासी जो भाई लोग हैं वो इससे ज़्यादा ग्रसित होते हैं। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। कुछ अभी वर्तमान में जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता हूं तो जो पीड़ित हैं उनको यूडीआईडी कार्ड बना के दिए जाते हैं और उनको उसी के आधार पर जो विकलांगता की एक श्रेणी में रख के और उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और उनको मुफ्त में हाइड्रोक्सिल यूरिया और फोलिक एसिड दिया जाता है। किंतु ये सब जो चीज़ें हैं ये पेपर तक थोड़े सीमित तो है। जो एकदम बहुत ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पे इसका आइडेंटिफिकेशन और इसका डायग्नोसिस अपने आप में आज भी एक चैलेंज के रूप में मतलब बना हुआ है। साथ ही इससे कैसे बच सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो छोटी जगहें हैं, जो ग्रामीण अंचल है, उसकी जो जनता है उसको जागरूक करने के लिए आज भी समाज में और गवर्नमेंट का जो निचले स्तर में जो फील्ड में जो वर्कर हैं उनको अवेयरनेस और उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, मैं आपको फिर से बुला लूंगी। अब हमारे साथ डॉक्टर गणेश चंद्र मालविया जी जुड़े हुए हैं और जैसे कि आप ही हमारे रानू वर्मा जी ने बताया कि विकलांगता की श्रेणी में इस बीमारी को रखा जाता है, पर ये बीमारी जो आदिवासी क्षेत्रों में ही ज्यादा क्यों पाई जाती है, थोड़ा इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। जी, और आगे भी आपको सभी पैनलिस्ट को नमस्ते। विश्व सिकल सेल दिवस पे जो आपने ये प्रोग्राम रखा मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और इसका आप जो पूछ रहे हैं कि ये आदिवासियों में क्यों हो रही है, तो ये अफ्रीका से आई है बीमारी और वहाँ पे मतलब मलेरिया बहुत ज्यादा होता था। तो मलेरिया से बचने के लिए एक एडॉप्टेशन की प्रक्रिया हुई। हमारे जो जीन्स होता था क्रोमोसोम 11 के एचबीबी जीन के अंदर एक म्यूटेशन हुआ। वो म्यूटेशन हमको मलेरिया से बचाता था। तो उस म्यूटेशन वालों के बीच में जो विवाह संबंध हुए उससे नई पीढ़ी में ये बीमारी के रूप में प्रकट हुआ है। यानी कैरियर के बीच में विवाह हुए या डिसीज वाले जो होते हैं उनके बीच विवाह संबंध होने से पीढ़ियों में आया है। यानी एक म्यूटेशन जो हुआ है जीन्स के अंदर, वो म्यूटेशन के कारण ये सिकल सेल जनरेट हुआ है। जी, अब यहाँ पर जिस तरीके से कहा जाता है कि यह दिन शिक्षा या जल्दी निदान, उपचार और इसको जिस तरह से कलंक के रूप में देखा जाता है उन सबको कम करने के लिए ही आज का ये विश्व दिवस मनाया जाता है। तो परंतु ये इसके उन्मूलन के बारे में नहीं कुछ कहते हैं। तो डॉक्टर आप गणेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी स्क्रीनिंग हो रही है, जांच हो रही है, ये काफी अच्छा प्रयास है, क्योंकि जब इस तरह से जांच होगी
तो पता चलेगा कि किसको सिकल सेल है और किसको नहीं है। जब जांचें होगी उनके बीच में, अगर कुंडली के माध्यम से जो लोग यो कार्ड बनाए जा रहे हैं आज की स्थिति में, और उनके बीच विवाह संबंध होने से पहले उनको काउंसलिंग की जानी चाहिए, तब ये उनके बीच विवाह संबंध नहीं होंगे तो ये पीढ़ी, मतलब अगली पीढ़ियों में ये बीमारी नहीं जा पाएगी। तो जो अभी जो प्रयास किए जा रहे हैं, जांच हो रही है, वो काफी अच्छा है, अच्छा प्रयास है जी। क्योंकि हमारी बड़वानी जिले में करीबन 5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें से 22,000 से ज्यादा लोग कैरियर पाए गए हैं और करीबन 3,500 के आसपास डिसीज वाले पाए गए हैं, जो काफी बड़ा आंकड़ा है। मतलब पूरे मध्य प्रदेश में हम बड़वानी जिला जो है वो दूसरे पायदान पर है इस बीमारी में जी। तो अब मैं डॉक्टर अभय जौहरी जी से बात करना चाहूंगी, और आप इस बीमारी के विषय में क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शक मित्रों को, उसके बारे में जरा विस्तार से बताइएगा। जी, सभी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। और जैसा कि आपको सबको पता है कि आज विश्व सिकल सेल डे है, और आज के दिन पूरे विश्व में सिकल सेल से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए एक जन जागरूकता के लिए सरकारों द्वारा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा सिकल सेल एनीमिया जो हो रहा है उससे बचाव के लिए जागरूकता अभियान को प्रमोट करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। खासकर मैं मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के जो 55 जिले हैं उसमें से लगभग 21 जिले ऐसे हैं जो सिकल सेल से ज़्यादा प्रभावित हैं, और खासकर ये वो जिले हैं जो ट्राइबल क्षेत्र के हैं। और इन 21 जिलों में सरकार द्वारा और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की टीम द्वारा लगातार स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और इस स्क्रीनिंग के माध्यम से लोगों में जागरूकता का एक जो है जागरूकता फैलाने के लिए यह कार्यक्रम जो किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और इसमें पता लगाया जाता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिकल सेल से पीड़ित हैं। उन लोगों को स्पेशल केयर, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा, उसको जो उससे संबंधित जितने भी उपचार हैं उसके लिए एक्सपर्ट टीम द्वारा उपचार करने की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। जैसा कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे मध्य प्रदेश में, लगभग 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में इसकी स्क्रीनिंग का जो है स्क्रीनिंग की सुविधा है, वहाँ पर एडमिशन की सुविधा है, वहाँ पर ट्रीटमेंट की सुविधा है, और इसके माध्यम से उन लोगों का उपचार किया जाता है, खासकर उन बच्चों का जिनको सिकल सेल की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी होती है और उनको लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए सभी ब्लड बैंकों के में ये निर्देश है कि उनको फ्री ब्लड उपलब्ध कराया जाए, और साथ में उन माता पिताओं का, क्योंकि ये जो बीमारी है बच्चों को उनके माँ बाप की वजह से आती है, उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती, और माँ बाप से बच्चों में इसलिए आती है कि माँ बाप में जागरूकता नहीं होने के कारण, खासकर ट्राइबल क्षेत्र में, वहाँ पर जो ब्लड टेस्ट का जो एक करवाया जाना चाहिए शादी के पहले, तो वो ना होने के कारण जो कैरियर जो है, अगर माँ भी कैरियर है, पिता भी कैरियर है, तो निश्चित रूप से जो बच्चा है वो सिकल सेल से पीड़ित होगा। तो ऐसी स्थिति में जो प्रमोशन कार्यक्रम होता है वो कि ऐसे कपल्स में शादी ना हो, उसके लिए ब्लड टेस्ट की जो सुविधाएं जगह जगह हो रही है, और उसमें ब्लड रिपोर्ट्स के साथ ही उनको ये निर्देशित किया जाता है कि जब भी आप कोई शादी का संबंध तय करें तो ब्लड रिपोर्ट जरूर चेक करें, और ब्लड रिपोर्ट में अगर कोई एक कैरियर और एक उसका एक पीड़ित नहीं है, तो अगर वो शादी करते हैं तो बच्चों की संभावना, कम पीड़ित होने की संभावनाएं रहती है। तो ये जगह जगह विभिन्न डेस्क के माध्यम से जिला चिकित्सालय में, और जो स्वास्थ्य का अमला है, खासकर डॉक्टर, सभी लोगों को 2 दिवसीय 3 दिवसीय ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के माध्यम से अवेयरनेस हो रहा है। महिलाओं के समूहों में इसके ऊपर चर्चा की जाती है ताकि इसके प्रति अवेयरनेस आए। तो आज विश्व सिकल सेल दिवस है, और पूरे विश्व में जो सिकल सेल से पीड़ित, उसमें भारत ही नहीं, कई अफ्रीकी देश हैं, कई एशियाई देश हैं जिनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसमें कंट्रोल करने के लिए कुछ जेनेटिक टेक्निक्स का ही उपयोग किया जाएगा ताकि उसमें बचाव का और उसका पूरा तरीका अपनाया जाए। तो इसके लिए बड़े स्तर पर काम होना है,
क्योंकि ये छोटा कोई इन्फेक्शन तो है नहीं जिसमें 4 दिन की गोली या 5 दिन की गोली देने से ये ठीक हो जाए। तो इसके लिए इसमें पूरा टेक्निकल टीम काम करती है और टेक्निकल टीम ही इसमें पूरा बताएगी कि बच्चों को कैसे बचाया जाए, माँ बाप को क्या ध्यान रखना है, और अगर किसी को कोई बच्चा पीड़ित हो तो उसको कहाँ उपचार के लिए जाना है। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे हम सब मिलके हमारे जो समाज में ये जो बीमारी फैल रही है इसको बचाने के लिए हम प्रयासरत हैं। इस पैनल में हमारे कई महत्वपूर्ण लोग हैं, आज डॉक्टर्स लोग हैं जो इस काम में लगे हुए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे लोगों के साथ आज हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए हम लोगों की जहां पर आवश्यकता है समाज को हम लोग खड़े रहते हैं, और जहां भी जरूरत लगेगी हम लोग और भी काम करेंगे। मैं इतना ही कह के वापस मैं स्टूडियो को बोलूंगा कि अगर कोई होगा ऐसा कोई क्वेरी आएगी तो मैं जरूर उसमें पार्टिसिपेट करूँ। धन्यवाद जी। अब मैं डॉक्टर रानू वर्मा जी से पहले मैं हमारे आराधना जी भार्गव जी हैं उनसे भी बात करना चाहूंगी कि सरकार जो ये भी प्रयास कर रही है, जो वैसे तो ये सिकल सेल डे ऑल ओवर वर्ल्ड के उसमें मनाया जाता है, परंतु जो भारत सरकार है वो जो प्रयास कर रही है, क्या आपको लगता है कि उनके सभी प्रयास सही दिशा में चल रहे हैं और पर्याप्त प्रयास हो रहे हैं, या फिर अभी और ज्यादा कुछ और आगे प्रयास करने की जरूरत है? क्योंकि भारत देश एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट होने की वजह से यह बीमारी भी उसी का भी एक भाग है कि इस बीमारी में से जल्दी हमारे देश के जो भी आदिवासी समाज है ज्यादातर वही पीड़ित है, तो उनको बाहर निकाला जाए। तो आराधना जी से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि क्या हमारे सरकार के प्रयास परिपूर्ण है, सक्षम है, ठीक ठाक चल रहे हैं, या उनमें और सुधार की संभावना है? जी एडवोकेट आराधना जी। जी कृष्णा जी, मैं छिंदवाड़ा से हूँ और पातालकोट करके जगह है यहाँ पर, वहां पर हर परिवार में आपको सिकल सेल के पेशेंट दिखाई देंगे। जवाहरलाल कैंसर इंस्टीट्यूट है, वो यहाँ पर रिसर्च करने के लिए उनकी टीम आई हुई थी, और रिसर्च में उन्होंने जो पाया वो मुख्य बात ये थी कि जो आदिवासियों में शादी होती है वो वही शादी होती है, तो ये इससे होने वाला जो संतान होती है वो सिकल सेल से पीड़ित होती है। तो इसको दूर करने के लिए डॉक्टर का इलाज के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की भी मुझको आवश्यकता है। जैसे हिंदू लॉ में प्रोविजन दिया गया है, 3 पीढ़ी माँ और 5 पीढ़ी पिता में रिश्ता नहीं होता, उस रिश्ते के पीछे यही लॉजिक है कि जो होने वाली संतान है वो बुद्धिमान हो, उसमें किसी प्रकार के रोग ना पाए जाएं, इसका कोई प्रयास सरकार की तरफ से नहीं है। ये रोग हो ही नहीं, इसका कोई प्रयास सरकार की तरफ से नहीं है। इन्होंने बल्कि जो कानून लाया, लव जिहाद का कानून, अगर कोई बेटी चाहे कि वह दूसरे समाज के साथ शादी करेगी तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। तो बताइए सिकल सेल से कैसे मुक्ति मिल पाएगी? ये तो हम लोगों का बहुत गंभीर विषय है, और जिस तरीके की बातें हमारे डॉक्टर साथी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, पर जमीन पर कुछ और है। मैं ये देखती हूँ कि पातालकोट से एक बिटिया आती है, बड़ी इंटेलिजेंट बिटिया है, डॉक्टर बनना चाहती है, पढ़ने की इच्छा भी बहुत है उसकी, परंतु ब्लड के लिए हॉस्पिटल में परेशान हो जाती है, ब्लड नहीं मिलता उसको। ब्लड ये कह देना, निर्देश दे देना अलग है, जमीन पर जो चीजें हैं वह चीजें उपलब्ध नहीं है। सरकार को इस लाइन पर भी प्रयास करना चाहिए। जी रत्ना जी। रत्ना जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है। जी अभी मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आराधना जी। अब मैं फिर से डॉक्टर रानू वर्मा जी के पास जाना चाहूंगी जो जिला चिकित्सालय बैतूल में है। आप बताइए कि जो आराधना जी ने अभी कहा कि जितने प्रयास होने चाहिए, जैसे प्रयास होने चाहिए, वह प्रयास सरकार की तरफ से पूर्णतः हो नहीं रहे हैं, आप आराधना जी की बात से कहाँ तक सहमत रखते हैं? मैं काफी हद तक आराधना जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो है एक
जो जन जागृति होना चाहिए, जन भागीदारी होना चाहिए, हम उसको लाने में आदिवासी जो समाज है या जो बहुत दूरस्थ ग्रामीण इलाके हैं, उनको हम इस मेन धारा के साथ जो जोड़ने में है, वो कहीं ना कहीं आज भी अपनी आज़ादी के 70 साल बाद भी हम असमर्थ हैं। हम बहुत सारे लैकुना है बैतूल में, मैं देखता हूँ लोग ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते हैं, ब्लड चढ़ाना नहीं चाहते हैं। मेरे पास सिकल सेल के पेशेंट आते हैं, 2-2 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है कभी कभी उनका, ठीक है। तो कुछ एक भ्रांतियां हैं, वो सब चीजें भी दूर करनी पड़ेंगी, अवेयरनेस करनी पड़ेगी। जो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं या जो जननायक हैं, उनको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और अवेयरनेस के प्रोग्राम वहाँ चलाने पड़ेंगे। होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बहुत सारी हैं, रूल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें, केवल इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी कमी है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। एज अ डॉक्टर मैं आपको कुछ एक सिंपल सिनेरियो बताता हूँ। जो ग्रसित मरीज हैं, जो सिकल सेल से ग्रसित मरीज है, सिंपल उनको ब्लड चढ़ता है, हाइड्रोक्सी फोलिक एसिड, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। अब तो उसके कॉम्प्लिकेशन है, अभी तक डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे नहीं होगा, हमको क्या नहीं करना है, लेकिन अब हमारे पास वो पॉपुलेशन भी आई है सामने जिनको हो चुका है और उनको उनके कॉम्प्लिकेशन है, लाइक गॉल ब्लैडर में उनको स्टोन है, या वो जॉन्डिस बार बार हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो रहा है, एवीएन है, मतलब उनको एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर हो जाता है, ठीक है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है उनको, बहुत सारी चीजें होती हैं। आजकल उसके लिए वैक्सीन भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो उतना भी व्यापक उस पर नहीं है, और लोग जो अंतिम छोर पे जो आदमी बैठा है उसके लिए वो अवेयर भी नहीं है। तो इस पे अभी बहुत काम होना बाकी है, बहुत हम प्रोटोटाइप में और इनिशियल स्टेज में है, बहुत जरूरी है ये होना। मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज आपका वॉइस। जी डॉक्टर रानू वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर गणेश चंद्र जी के पास फिर से आना चाहूंगी। आप सिकल सेल एनीमिया विशेष चिकित्सक हैं, इसीलिए एक बात यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि जिस तरीके से कई तरह के सरकार प्रोविजंस बनाती है, स्कीम बनाती है, पॉलिसीज बनाती हैं वेलफेयर स्टेट होने के नाते, तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता है कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर जो शादी से पहले इस पति पत्नी के या जोड़े के ब्लड टेस्ट को कंपलसरी उसको सैंपल लिया जाए और कंपलसरी उसको देखा जाए कि इनमें से कोई दोनों तो पहले, सबसे पहले दोनों तो नहीं है, और अगर दोनों है तो उनको शादी करने से रोका जाए या कुछ ऐसा प्रावधान किया जा सकता है सरकार की तरफ से, ताकि ये बीमारी ज्यादा ना फैले और आगे ना फैले। क्योंकि हम देख रहे हैं, मैं गुजरात से आती हूँ, हमारे गुजरात में भी 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर ये आदिवासी बेल्ट में आते हैं, उसमें कुछ अनुच्छेद 5 में शेड्यूल एरिया में भी आते हैं जहाँ पे सभी लोग आदिवासी हैं, और वहां पर मुझे भी मालूम है जैसे भरूच है, डांग है, ये सब जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये बीमारी बहुतायत तक देखी जा सकती है। तो क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसे प्रिवेंटिव के साथ साथ प्यूनिटिव एक्शन लिए जा सकते हैं कि अगर कोई इस तरीके से शादी करेगा तो उसके साथ कुछ एक्शन लिया जाएगा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं समाज के अंदर? वैसे तो ये एक सामाजिक रीति रिवाज है, समाज के आधार पर शादियां तय होती हैं, पर तो फिर भी क्या ये समाज को में इस बाहर निकालने के लिए कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, वैसे तो अभी सभी की जांचें हो रही है। मैं जैसे बड़वानी जिले में और धार जिले में काम करता हूं, पर मैंने ये देखा है कि साथ में जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटलों का एक तरह से कोलैबोरेशन होना चाहिए। जैसे मैं एक आयुष चिकित्सक हूं, हम लोग पिछले 10 सालों से कार्य 10 वर्षों से सिकल सेल रोगियों पे हम काम कर रहे हैं, और हमारे पास बार बार इन्फेक्शन वाले, ट्रांसफ्यूजन वाले और जो एवीएन एवेस्कुलर नेक्रोसिस वाले पेशेंट भी आ रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे मरीजों में जबरदस्त फायदा है। मतलब लगभग 2200 मरीज हमारे पास अभी हैं जो हमारा ट्रीटमेंट से ठीक है, पूरी तरह से ठीक है, यानी किसी को 10 साल हो गए अभी तक बीमार ही नहीं हुआ है। साधारण रूप से भी बीमार होना उनका कम हो गया, क्योंकि हमारी दवाइयों से उनकी इम्यूनिटी काफी बढ़ गई है। और दूसरा हमने ये देखा है कि जैसे हमारा पूरा क्षेत्र ज्यादातर गरीब लोगों में ये बीमारी हो रही है, गरीब है, आदिवासी है, तो वो और ज्यादा स्थिति खराब हो रही है। गरीब होने से वो ना तो सही
मात्रा में न्यूट्रिशन ले पाते हैं, न सही मात्रा में ट्रीटमेंट ले पाते हैं, यानी एकदम से कोई बीमार हो जाए तो उनको ले जाने वाले भी नहीं मिलते हैं। और हम लोग जो होम्योपैथिक दवाइयां पिछले 10 वर्षों से दे रहे हैं वो निःशुल्क है, और हमारी दवाइयों लेने से एवेस्कुलर नेक्रोसिस वाले पेशेंट भी ठीक हुए हैं, यानी वो लंगड़ा के चलते थे या जब हमारे पास लेके आए थे तब उनको उठा के लाए थे, आज वो काफी अच्छी कंडीशन में यानी ऐसे ही चलने लग गए नॉर्मल की तरह। तो हम लोगों को कोई प्रमोशन नहीं मिलता, किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिलती, हम अपने दम पे करते हैं। हमारे जो जनरल पेशेंट से हम पैसे लेते हैं कुछ, वो पैसे हम सब सिकल सेल मरीजों पे लगा रहे हैं, यानी शासन भी हम लोगों को भी प्रमोट करे, हमारा साथ दे। जैसे हमारे डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में मरीजों का अच्छा इलाज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग होम्योपैथिक पद्धति से उनको काफी अच्छा कर रहे हैं। भाई आप हाइड्रोक्सी यूरिया कितने दिन चलाओगे, एक एंटी कैंसर ड्रग है। अब सर ने बोला कि 4 दिन या 10 दिन गोली लेना संभव होती है, लेकिन आप उसको सालों साल लोगे तो उसके काफी साइड इफेक्ट मिलेंगे। तो आप हाइड्रोक्सी यूरिया को आप ज्यादा समय तक नहीं दे सकते, और हर व्यक्ति के लिए वो सुटेबल भी नहीं है। हम देखा है कि लोग हाइड्रोक्सी यूरिया लेने के बाद उनका ट्रांसफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आयुष में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को भी प्रमोट करें। हम लोग जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, गांव-गांव की स्कूलों में जाकर हम लोगों को बताते हैं कि आप लोगों के बीच विवाह संबंध होने से पहले आप ये कुंडली मिलाएं, यानी आप पहले जांचें करवा लें, जांच के आधार पर ये जो कुंडलियां होती हैं इन कुंडलियों को आप मैच करो कि आप वास्तव में आपके बीच में विवाह संबंध होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप लोगों को कोई समस्या आती है तो हम लोगों से सलाह लो, हम लोग नंबर भी देते हैं, एक कुंडली का पूरा पर्चा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग 3 डॉक्टरों की टीम है हमारी। जी, डॉक्टर गणेश जी ने बहुत सही बताया कि ये लोग तो एक तरीके से बहुत ज्यादा मानवता की सेवा का काम कर रहे हैं, और बताया कि हाइड्रोक्सी यूरिया नाम की जो दवाई है उसको लगातार लेने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। तो सरकार को तो इस बारे में समझना ही चाहिए कि इस तरह से ऐसी दवाइयां ना दी जाएं जिससे कि मतलब मरीज और ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाए। और आपने बताया कि जो पेशेंट्स आपके पास आए लगभग 2200 जैसे पेशेंट्स तो ठीक होके गए हैं, और जिनकी हालत बहुत खराब थी वो अब काफी सुधरी हुई हालत से वापस जा रहे हैं। तो आपकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का भी उनको फायदा हो रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को भी बढ़ावा मिलना चाहिए और आप लोगों को भी सुरक्षा, संरक्षण और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो मैं आप ही की बात को आगे आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ डॉक्टर अभय जौहरी जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं। जी देखिए, ये मध्य प्रदेश सरकार और या भारत सरकार, आयुष डिपार्टमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और आयुष डिपार्टमेंट में जितनी भी अपनी पैथी है, चाहे वो आयुर्वेदिक वाली पद्धति हो, चाहे होम्योपैथिक की हो, चाहे एलोपैथिक की हो, सभी का सामूहिक प्रयास इसमें इस बीमारी को खत्म करने के लिए हो रहा है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ दवाइयाँ वाकई ऐसी हैं जो होम्योपैथी में बहुत कारगर होती हैं, और यहाँ तक कि हम लोग भी रिकमेंड करते हैं, आयुष डिपार्टमेंट में भेजते हैं। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ भी होती है जो इस बीमारी से बचाव में सहायक होती है। तो ये एक आयुष डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का चल रहा है, और उसका खासकर ट्राइबल क्षेत्र में आयुष डिपार्टमेंट के जितने भी RBS के माध्यम से जितने भी डॉक्टर्स की नियुक्ति है, उसमें ज्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की नियुक्तियां हो रही है। और वहां से वो स्क्रीनिंग का जो काम हो रहा है, उसी का परिणाम है कि आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आइडेंटिफाइड जिले हैं, जो 21 जिले मध्य प्रदेश के आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर जिले ट्राइबल के हैं। तो उन 21 जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट है, और जो सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। उन वार्ड में भर्ती करके उन मरीजों का उपचार होता है, उसकी देखरेख होती है। उनका जो न्यूट्रिशन का एक पार्ट होता है, उस न्यूट्रिशन को कवर करने के लिए उनको वहां पर न्यूट्रिशन वाली चीजें उपलब्ध कराई जाती है, साथ में ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जो मैंने पहले भी बताया कि जो 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको नोडल एजेंसी बनाया गया है, और वो नोडल एजेंसी के रूप में काम करते हैं। वहां पर जो ऐसे बच्चों का उपचार किया जाता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ठीक नहीं होते हैं या जो कॉम्प्लिकेटेड जो होते हैं उनका, और वहां पर जो बड़ी लैब है जहां पर सिकल सेल की जांचें होती है, और वहां पर क्रॉस मैच से लेके सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पर सैंपलिंग जो जिले से और ब्लॉक लेवल से और CSC लेवल से जो आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM के माध्यम से जो कैंप लगा के डॉक्टर सैंपल लेते हैं, उन सैंपल को जांच करने के लिए वो जो यूनिट है, और वहीं से उसका पूरा डाटा का संधारण होता है, और वहीं से वो
लिस्टिंग करके पूरे परिवार का स्क्रीनिंग होता है कि किस परिवार में कितने लोग सिकल सेल से पीड़ित है। तो ये पूरा डाटा संधारण जो अपना एक ट्राइबल क्या एक जबलपुर में एक सेंटर है जो स्पेशली सिकल सेल के लिए पूरा इस्टेब्लिश है, और वहाँ पे जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, जो सिकल सेल पे काम कर रहे हैं, वो लोग ट्रेनिंग देते हैं समय समय पर, और वहीं पे उस डाटा का एनालिसिस भी होता है, और वहीं से पूरी प्लानिंग बनती है कि किस जिले में हमको कितना काम करना है, किन जिलों में उपचार के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज को बढ़ाना है। तो ये सारे काम सरकारी लेवल पे हो रहे हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो पब्लिक का, कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है अपने ट्राइबल क्षेत्र में। तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए सभी सामाजिक संगठनों को आगे आना पड़ेगा, जो चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो लायंस क्लब हो, रोटरी क्लब हो, या सामाजिक संगठनों के जितने भी जो संस्थाएं हैं जो काम कर रही है, उनको आगे आके अवेयरनेस का काम करना पड़ेगा। तभी जाकर सिकल सेल को हम कंट्रोल कर पाएंगे, और एक लगातार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस सिकल सेल को हम इलिमिनेशन फेज में भी लेके आ सकते हैं। और इसको लाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, और सरकारी सहायताओं की आवश्यकता है। तो वो निश्चित रूप से, चाहे आयुष डिपार्टमेंट हो या एलोपैथिक डिपार्टमेंट हो या सरकारी सिस्टम हो, सभी को वहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए, और पब्लिक को ये पता होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय जौहरी जी। अब मैं दोबारा से डॉक्टर आराधना जी के पास, एडवोकेट आराधना जी के पास आना चाहूंगी, क्योंकि वो एडवोकेट हैं और अभी उन्होंने एक कानूनी मुद्दा उठाया कि जिस तरीके से यदि कोई लव जिहाद करता है तो उसको 10 साल की सजा दी जाती है। तो और यहाँ पर अगर इस तरीके से दो जोड़े हैं, जो जोड़ा है वो अगर दोनों का दोनों इस बीमारी से ग्रसित है, तो और फिर भी वो शादी करते हैं, तो क्या उनके सामने भी कोई कानूनी कदम उठाया जा सकता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कुछ बातें देखी जाए तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके HIV टेस्ट किए जाते हैं ताकि उसके बच्चे पर वो ट्रांसमिट ना हो जाए वो बीमारी। और इस तरीके से अगर देखा जाए, एक दूसरा कानूनी मुद्दा मैं उठाती हूँ, तो देखा जाए तो जिनके परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, उनके परिवार का व्यक्ति स्थानिक स्वराज या फिर कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाता है। तो ऐसे कुछ कुछ बाउंड्रियां दी गई है, कुछ कुछ रोक टोक लगाई गई है सरकार की तरफ से। तो क्या हम इधर भी कुछ सरकारी रोक टोक लगा सकते हैं, कुछ बंदिश लगा सकते हैं? और मैं समझती हूँ कि शुरुआत में तो ये बंदिशें बुरी लगती हैं, परंतु इनके दूरगामी परिणाम अच्छे आएंगे। और सरकार तो वैसे तो अपनी जो हुक्म से कुछ भी कानून बना देती है, तो क्या कोई कानून ऐसा बनाया जा सकता है कि यदि 2 लोग इसके अंदर जो कि ग्रसित है वो शादी करें तो उनको दंडित किया जाए? जी आराधना जी, क्या कोई ऐसा कानून बन सकता है? जी, कानून बनाना ही चाहिए। जिस तरीके से लड़की की शादी की उम्र तय की गई कि 18 साल लड़की की उम्र और 21 साल लड़के की उम्र, अगर इससे कम उम्र की अगर शादी की जाएगी तो वो कानूनन अपराध है और उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होता है। क्रिश्चियन लोगों में होता है कि शादी के पहले काउंसलिंग कंपलसरी उन्होंने की है। उसी तरह अगर सरकार सिकल सेल को खत्म करना चाहती है तो इस तरीके की कानून बना देने चाहिए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो संतान है, वो सिकल सेल से पीड़ित नहीं होगी। जिस तरीके से दहेज के खिलाफ कानून बनाने का काम किया, दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनी अपराध हैं। तो जो सामाजिक बुराई है उसके खिलाफ कानून बन सकते हैं। तो सिकल सेल के मामले में भी अगर सरकार कानून बनाएगी तो मुझे लगता है कि इलाज के पहले सुरक्षा, बीमारी के पहले सुरक्षा, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये कदम सरकार को उठाना चाहिए। ऐसा मैं बहुजन संवाद यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगी। जी, डॉक्टर रानू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, डॉक्टर रानू वर्मा जी। बहुत सारे मैंने एस्पेक्ट सुने यहाँ पे, और हम सारी जो पैथी वाले लोग हैं, सारे आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सभी हम अपने देश के लिए मिलके काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर में आप लोग हो, जनप्रतिनिधि लोग हो, समाज सेवी लोग हो, उनके माध्यम से हम सिकल सेल को एलिमिनेट कर सकते हैं यदि जन जागरूकता और मेडिकल नॉलेज दोनों को अप्लाइड एक साथ किया जाए तो।
जी। डॉक्टर रानू वर्मा ने बहुत सही बात कही, जन जागरूकता, परंतु उससे दमदार बात मैं समझती हूँ आराधना भार्गव जी ने कही कि कानून तो बनना ही चाहिए। जिस तरीके से और सब कानून बन सकते हैं तो इसके ऊपर क्यों कानून नहीं बनना चाहिए। और जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जब तक कि कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक जोर जबरदस्ती ना हो तो वो चीज इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाती है। वैसे पहले शादी के रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था, परंतु अब शादी का रजिस्ट्रेशन खूब जरूरी हो गया है। तो ऐसे सब कानून बने हैं, ऐसे सब प्रावधान बने हैं, तो इसमें भी कुछ बात बननी चाहिए, प्रावधान बनना चाहिए। अब हमारा समय समाप्त होता है। आज जो हमारे साथ डॉक्टर रानू वर्मा जी जुड़े हैं, डॉक्टर गणेश चंद्र जुड़े हैं, डॉक्टर अभय ओरी जी जुड़े हैं और एडवोकेट आराधना भार्गव जी जुड़े हैं, ये एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि फलदायक आज हमारी चर्चा रही। हमारे दर्शकों को इससे काफी कुछ जानने समझने को मिलेगा।